वी आर डिस्कसिंग द केमिकल काइनेटिक्स, है ना। तो आप लोगों ने यू ऑलरेडी हैव स्टडीड दिस इन योर ग्रेजुएशन और इन 12th स्टैंडर्ड। केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, है ना। इज ऑल अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, कितनी जल्दी खत्म होगी रिएक्शन, कितनी लेट खत्म होगी, उसका रेट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो सारी चीजें हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर देखते हैं। लेकिन वो इतना बेसिक में नहीं जाना है हमें, क्योंकि हम 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं, है ना। आप लोगों ने अभी तक एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ी है, यू ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट द एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जैसे सिंगल स्टेप वाली, ए में से बी बना, है ना। बताओ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है। ऐसी सिंपल छोटी छोटी रिएक्शन, इसमें आपने फर्स्ट ऑर्डर निकाला है, रिएक्शन का सेकेंड ऑर्डर निकाला है, आपने थर्ड ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है, आपने यहाँ तक कि जीरो ऑर्डर भी पढ़ी है ना। अब यहाँ पे हम क्या करने वाला है, यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाला है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पहला मतलब हुआ कंसेक्यूटिव रिएक्शन, यानी एक के बाद एक हो रही है कंसेक्यूटिव रिएक्शन। सेकंड होता है हमारा जैसे कि पैरेलल रिएक्शन, राइट, पैरेलल रिएक्शन। थर्ड होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। फोर्थ हमें देखना है एंजाइमेटिक रिएक्शन, राइट, फोर्थ है एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन देखेंगे, है ना। ये चार रिएक्शन हमें देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेक्यूटिव रिएक्शन। कंसेक्यूटिव रिएक्शन क्या होती है, उस रिएक्शन के ऊपर से रेट ऑफ रिएक्शन और या फिर उसकी काइनेटिक कैसे स्टडी करते हैं, है ना। तो यहाँ से एक्चुअल में हमारा चैप्टर क्या स्टार्ट होता है, और ये सिर्फ चार क्वेश्चन का या चार थियोरी का चैप्टर है। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइनेटिक्स फॉर काइनेटिक्स ऑफ कंसेक्यूटिव रिएक्शन। कंसेक्यूटिव रिएक्शन, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक होने वाली। जैसे कि मेरे पास कोई ए रिएक्टेंट है, उसमें से बी बना, बी में से मैंने क्या बनाया, सी बनाया, है ना। अब जब टाइम टी पे जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की थी, शुरुआत में हमारे पास एक ही कंपोनेंट है, वो कौन सा है, ए। तब उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, स्मॉल ए जितनी, है ना। तब ये बी और सी बना नहीं है, तो उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो जीरो जीरो है। फिर हमने क्या किया, एट टाइम टी, एट टाइम टी पे यानी किसी एक 15 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जब हमने वापस कंसेंट्रेशन चेक किया तो ए जो है, जिसकी कंसेंट्रेशन पहले स्मॉल ए हुआ करती थी, वो कंज्यूम हो के, यूज हो के एक्स जितनी हो गई है, और बी और सी कितना बना है, बी वाई जितना बना है और सी जेड जितना बना है ना। तो अगर एक तरीके से ये एक्स वाई और जेड है क्या, तो ये एक्स वाई और जेड सभी किसमें से बना है, ए में से बना है। तो मैं ए के लिए ये लिख सकता हूँ, ए हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। तो ये हमें पता करना है कि ये जो कैपिटल ए है ना, कंपोनेंट ए, वो कितना खत्म हुआ। तो इसके लिए मैं लिखूंगा द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यानी गायब होना, खत्म हो जाना, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, है ना। तो वही काइनेटिक में कंसंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे दिखा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितनी बनी है उसके रेफरेंस में, या तो रिएक्टेंट खत्म कितना हुआ है उसके रेफरेंस में। तो हमारे पास इसके लिए मैं ये लिख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन उसकी कितनी खत्म हुई, इसलिए माइनस में दिखाया, क्योंकि ये इसी में से सब कुछ बन रहा है, तो ये खत्म होता जा रहा है। हालांकि इसकी कंसंट्रेशन को हमने टाइम टी पे कितना बताया है, टाइम टी पे ये कितनी बची है, एक्स जितनी बची है, एक्स
बाई डी टी जितनी बची है ना, और इसका यहाँ पे रेट कांस्टेंट हम लगा ले, इसके लिए K1 और इसके लिए K2, है ना। तो ये हो जाता है K1 x के बराबर, ये हो जाता है K1 x के बराबर, है ना। थोड़ा बहुत हमने कल स्टार्ट किया था, लेकिन लाइट की वजह से हम कर नहीं पाए, तो मैंने ये बताया था कि इसको कैसे समझे। तो मैंने बोला था कि एक हमारे पास, है ना, ऊपर वाले फ्लोर पे एक टंकी है, फिर कैसे समझना है, उसके नीचे वाले फ्लोर पे दूसरी टंकी है ना, फिर सबसे नीचे के फ्लोर में तीसरी टंकी है, ऐसे समझना है। और ये सारी टंकी हमने नल से जोड़ दी है ना, नल से जोड़ दी है। और यहाँ पे हमने कितना फ्लो उसका कितना जाने देना है वो हमें कंट्रोल करना है। तो इस जो नल हमने लगाया है उसे हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे, K1 एंड K2, है ना। अब देखो, पहली टंकी हमने पहले फुल कर रखी थी, K1 वाला नल जितना खुलेंगे तो ये सेकंड में आएगा, सेकंड वाला नल जितना खोलेंगे K2 वाला वो थर्ड में आएगा। तो ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है, और ये है तुम्हारा C, है ना। तो कहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 के ऊपर। अब इसको मैं, हमारे पास ये रिलेशन है माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू K1 x, तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, जहां पे ना समझ में आए वहां पे मुझे रोक के पूछ लेना। माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू हो गया K1 x, है ना। वो K1 x हो गया। अब क्या करते हैं, हमें इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो मैं यहाँ कर देता हूँ डी एक्स अपॉन एक्स, और ये हो गया K1 इंटू डी टी। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस का साइन बाहर की तरफ, ये हो गया डी एक्स अपॉन एक्स, कॉन्स्टेंट का नहीं होता है वो बाहर की तरफ आया डी टी। ऐसा करने पे हमें क्या मिला, तो डी एक्स बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस एल एन एक्स, दैट इज इक्वल टू डी टी का हो जाएगा K1 टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसे हम बोलेंगे हमारा इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब अगर हम ऐसा करें कि ये जो रिएक्शन है वो हम टाइम अगर जीरो पे देखें, यानी अभी स्टार्ट ही की है, जब हमने टाइम जीरो लिया है, तो टाइम जीरो होगा तो ए जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। अगर हम टाइम जीरो पे देख रहे हैं तो ए है वो एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा माइनस एल एन एक्स की जगह पे क्या रख दूं, ए, है ना। ई क्या है, जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब क्या करें, अब हम दोनों को कंपेयर करके देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, देखो क्या सॉल्यूशन मिलता है। तो ln x मैंने रख दिया, फिर मैंने क्या किया, K1 t का K1 t रख दिया, और c की जगह पे क्या रखना है मुझे, c की जगह पे मुझे रखना है ln a। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ माइनस ln a, है ना। ये हमें इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि K1 t, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ln a, और ln x को इस तरफ ले आऊं तो हो जाएगा माइनस ln x। अब दोनों तरफ ऊपर नीचे माइनस माइनस है वो निकाल दिया, तो ln a बाई x हो गया, ये हो गया ln a बाई x। अब क्या करें, हम इसको ln को इस तरफ ले आए तो वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाई एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू K1 t, ये हो जाएगा ई रेस टू K1 t, ठीक है। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, आगे अगर मैं यहां से लिख देता हूं, अगर a बाई एक्स की जगह पे मैं x बाई ए कर दूं तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस K1 t, ई रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस K1 t। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा a इंटू ई रेस टू माइनस K1 t। ये हमारा हुआ पहला सॉल्यूशन x के लिए। अब इसका काइनेटिक निकालना मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की निकालनी है।
अगर तीनों का मैंने वैल्यू निकाल दिया, तीनों का काइनेटिक निकाल दिया, तो पूरी रिएक्शन का काइनेटिक मुझे मिल जाएगा। तो मैंने एक्स का निकाल दिया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, पढ़ लो जरा, देख लो हर एक मैंने इक्वेशन जो लिखा है, डेरिवेशन कैसे क्या है, देख लो। कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे बढ़े। यस सर। ओके, चलो फिर हम ये करते हैं कि मैं सारा निकाल देता हूँ। अगर आप लोगों ने स्क्रीन में वापस से ये कर लेता हूँ, जरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मैं मटेरियल तो शेयर करूंगा ही, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं निकाल देता हूँ। चलो एक रिलेशन हमने एक्स का निकाल दिया है, अब क्या करना है, वाई का करना है ना। तो वाई किसके लिए लिखा था, तो इनिशियली हमारी जो रिएक्शन थी वो हमने क्या बोला था भाई, ए में से हमने बनाया है बी, बी में से बनाया है सी। तो जो हमारा टर्म वाई है, कंसेंट्रेशन वाई है, वो किसके रेफरेंस में है, वो बी के रेफरेंस में है। तो ये हो गया K1, उसका रेट कांस्टेंट पहले स्टेप का। दूसरे स्टेप का हमने टाइम जीरो पे इनिशियली क्या बोला था, एक ही कंसेंट्रेशन हमने स्मॉल ए ली थी, बी और सी तो बने नहीं तो जीरो जीरो है। जबकि टाइम टी पे ए है वो कंज्यूम होकर एक्स जितना हो गया, और बी कितना बना है, वाई जितना, और सी कितना बना है, जेड जितना। नाउ हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ बी देखना है कि बी कितना बनता है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, तो बी बनने में कितना टाइम लगेगा, यानी हमारा पहला वाला नल है वो हमने कितना खोल रखा है, जिससे कि हमारी दूसरी वाली टंकी जो नीचे के फ्लोर पे हो वो भरेगी। तो बी के लिए हम लिख सकते हैं कि कितना बनता है टाइम टी के साथ, तो डी बी बाई डी टी, है ना। उसको बनने बनने में किसका कौन सा कांस्टेंट लगेगा, K1, क्योंकि पहला नल खोलना पड़ेगा। और किस में से बनेगा, एक्स में से बनेगा। तो डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 एक्स। लेकिन अब क्या है, अब देखो जरा समझना, ना समझ में आया तो पूछना। अब ये ऐसा नहीं है बी खाली हमें बना नहीं रहे, बी के अंदर से दूसरा भी बन रहा है, सी बन रहा है। अब तुमने ऐसा किया कि पहला वाला नल खोल दिया यहां से, K1 वाला, तो हम डिपेंड करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। लेकिन ऐसा समझो कि दूसरा नल भी खुला हुआ है, दूसरा नल भी क्या है, खुला हुआ। तो जितना बी में आएगा उसमें से कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, सी में चला जाएगा। अगर ये नल बिल्कुल बंद है, तो अगर हम खाली रेट ऑफ फॉर्मेशन पता करें, उसे पता चल जाएगा कि बी कितना है। लेकिन अगर दूसरा नल भी खुला है तो जितना आएगा उतना K2 में जाएगा। तो ये पता होना चाहिए कि ये कितना है, पूरा खुला हुआ है, थोड़ा सा खुला हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि K1 थोड़ा आज 50%, 75%, 100% कुछ भी खुला है, उससे अमाउंट कुछ बी में आती है ना, ये बी में आती है। लेकिन ये कितना खुला है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर ये पूरा खुला है तो जितना आएगा फटाक से नीचे चला जाएगा सी में। लेकिन ये थोड़ा सा खुला है तो बी में रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा सी में आएगा। तो बी का हमें रेट डिराइव करने के लिए दोनों का स्पीड पता होना चाहिए, किसका, फॉर्मेशन का भी और डिसअपियरेंस ऑफ बी का भी, क्योंकि वो क्या है, वो बीच का एक स्टेप है जिससे हमें वापस से एक अगली वाली प्रोडक्ट भी बनानी है। चलो अब हम क्या करें, अब हम देखते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, है ना। हमने फॉर्मेशन तो देख लिया, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज अपीयरेंस ऑफ बी, है ना, बी के लिए देखना है हमें। तो डिसअपियरेंस होना यानी गायब होना, इसलिए माइनस में होगा, माइनस डी बी बाई डी टी हो जाएगा। डिसअपियरेंस में कौन सा नल खोलना पड़ता है, K2। और कहाँ से प्रोडक्ट कम होगी, वाई की कंसेंट्रेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, K2Y, क्या हो जाएगा, K2Y, है ना। अब नेट रेट पता करना हो तो
कि कितना ये बी वाली टंकी में बचा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, तो हम ये देखेंगे कि कितना है ना जा रहा है और कितना आ रहा है दोनों के ऊपर से। तो द नेट द नेट रेट ऑफ द नेट रेट ऑफ disappearance of B disappearance of B है ना, नेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी कैसे लिख पाएंगे, माइनस डीबी बाय dt दैट इज इक्वल टू कितना गया के टू वाई और कितना आया, है ना, के टू वाई में से इसको के वन एक्स को माइनस कर देंगे। अब ये हमें इक्वेशन नंबर 4 मिला। बोलो यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे। है ना, क्या किया है, फॉर्मेशन का लिखा और डिसअपियरेंस का लिखा और कितना गायब होता है उसमें से कितना आया वो निकाल दिया, तो हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4 को है ना, उसे लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड अ लीनियर डिफ्रैक्शन इक्वेशन, लीनियर डिफ्रैक्शन इक्वेशन। हालांकि इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पे थियरी वो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम उसका डेरिवेशन है वो सीधा याद रख लेंगे। तो जो उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन हम सीधा याद रखेंगे। तो उसका सॉल्यूशन, फोर्थ नंबर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू k1a अपॉन k2 माइनस k1, इतना इक्वेशन खाली याद रखना है, माइनस ई रेस टू माइनस k2 k1t माइनस k2t, ये याद रखेंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ से हमें y भी मिल गया। x हमने कितना ढूंढा था, x ढूंढा था a माइनस ई रेस टू माइनस k1t, ये ढूंढा था हमने x। y आ गया हमारे पास। अब z कैसे ढूंढेंगे, देखो z ढूंढना तो बहुत आसान है। हमने पहले बोला कि x a होता है वो x प्लस वाई प्लस z होता है। तो अगर मुझे z ढूंढना है तो कैसे ढूंढूंगा, z होगा a माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास x और y की वैल्यू है, तो उसके ऊपर से हम z की वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो जरा, अब स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे, यहाँ देखना, हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें z इज इक्वल टू a माइनस एक्स माइनस वाई। तो z का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू a ही है। और मैं किस पे से लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखी थी ना a b c ऐसे करके। तो शुरू में a 0 0 था, फिर जब थोड़े 1 घंटे के बाद देखा तो a में से x बन चुका था और y और z बन चुका था। तो a का a लिखा, x का क्या लिखा, x के बराबर हमने लाए a इंटू ई रेस टू माइनस k1t निकाला। y के लिए क्या दूंगा, y के लिए हमने लिखा k1a अपॉन k2 माइनस k1, है ना, ई रेस टू माइनस k1t माइनस ई रेस टू माइनस k2t, ये हमने y के लिए ढूंढा। अब इसमें से देखो a कॉमन निकल सकता है, अगर ये इक्वेशन देखे तो इसमें से हम a कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है। तो z बराबर क्या हो जाएगा, a को हमने कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस ई रेस टू k1t माइनस k1 अपॉन k2 माइनस k1 ई रेस टू माइनस k1t माइनस ई रेस टू k2t, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। यही जो इक्वेशन है z का,
यही हमारा फाइनल इक्वेशन है काइनेटिक ढूंढने का। किसकी काइनेटिक ढूंढने का? हमारा कंसेक्यूटिव रिएक्शन, है ना। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। तो यहां तक हमें एग्जाम में डिराइव करना है। अब देखो क्या फर्क पड़ेगा अगर दोनों नल खुले हैं या बंद है उससे। तो हमारे पास रिएक्शन है ऐसी, ए हमारा K1, बी हमारा K2, सी, है ना। अब समझो कि K2 इज मच मच ग्रेटर देन K2 इज मच मच ग्रेटर देन K1, यानी K2 वाला नल बहुत ही मतलब पूरा खोल दिया है और K1 वाला नल हमने थोड़ा सा ही खुला है। अब सोचो इसमें क्या फर्क पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टी ले लेते हैं और यहाँ पे हम टाइम टी ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो है, ये तो जैसे ही हमने K1 वाला नल कैसा खुला है, थोड़ा खुला है, तो धीरे 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 ए खत्म होता जाएगा, ये ए खत्म होगा। बी कैसे खत्म होगा? बी ऐसे खत्म होगा, लेकिन जब तक ए में से बी में नहीं आएगा तब तक सी में तो जाएगा नहीं। तो पहले क्या, बी को भरना होगा, है ना। तो पहले थोड़ा बी भरा, लेकिन जैसे ही एक लेवल तक बी भर गया फिर वो कंटिन्यूसली धीरे 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 ऐसे खत्म होता जाएगा, क्योंकि जो K2 वाला नल है वो पूरा खुला है। शुरू में सी का क्या रहेगा, जब तक बी में कुछ नहीं आया सी में कुछ नहीं आएगा, तो ऐसे लीनियर जाएगा। लेकिन जैसे ही बी में कुछ आ गया तुरंत सी का बढ़ने लगेगा, है ना। तो ये कौन सा केस है, जब K2 वाला नल पूरा खुला है और K1 वाला नल थोड़ा सा ही खुला है। अब ये है K2 इज ग्रेटर देन K1। अब ऐसा किस्सा है कि जिसमें बराबर के खुले, है ना। थोड़ा K2 ज्यादा है लेकिन ऑलमोस्ट बराबर बराबर जैसा है। तो ये टाइम थी, तो ये तो ऐसे ही धीरे 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 खत्म होता जाएगा, है ना। बी जो है वो बी का क्या होगा, बी ऐसा होगा कि जैसे ए आएगा बी एक लेवल तक जाएगा, फिर वो धीरे धीरे जैसे सी बनने के साथ खत्म होता जाएगा, ये बी होगा। सी का क्या होगा, जब तक बी नहीं भरेगा तब तक सी तो नहीं भरने वाला। तो जैसे जैसे ये हमारा बी भरेगा फिर थोड़े टाइम बाद सी हाइट पे जाएगा, फिर वो भी अगर आगे सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो वो भी ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। तो ये होगा पूरा हमारा काइनेटिक्स फॉर कंसेक्यूटिव रिएक्शन, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 5 मिनट देता हूँ, देखो पढ़ो, और कोई क्वेश्चन आए तो मुझे वापस से पूछो इसमें से। देखो जितने भी स्क्रीनशॉट लिए ना उसको एक बार तुम सफल करके देख लो कि कैसे कैसे इक्वेशन डिराइव हुआ है। तुम्हारे ग्रुप में मैं मटेरियल वापस से शेयर करूंगा ये। है ना, जो बॉक्स में मैंने किया वहां तक डिराइव करना है। बोलो आगे बढ़े। मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ जिससे कि मैं आपको शेयर कर पाऊँ वापस थोड़ा, कि जो बात करते हैं वो काट के मैं आई ट्राई टू शेयर विथ यू, वापस से उसका डेरिवेशन देखना हो तो देख पाएंगे आप लोग।
चलो आप लोग इजाजत दे तो मैं आगे बढ़ूं। Yes, sir. इसमें कोई दिक्कत है तो देख लो, बिल्कुल सिंपल है। z इज इक्वल टू, हमने पहले a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, फिर x की वैल्यू निकाली, फिर y की वैल्यू निकाली, फिर x और y की वैल्यू ऊपर से z की निकाली, है ना। तो दैट इज आवर टोटल रेट ऑफ रिएक्शन। चलो आगे।